हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के सामने आई। सबसे पहली तो ये कि हमारे देश को दो हिस्सों में बांटा जा रहा था, और दूसरा ये कि जो भारत में 500 से भी ज़्यादा जो रियासतें थीं उनका क्या होगा, क्योंकि उनके पास जो ऑप्शंस दिए गए जब आज़ादी के समय की बात हो रही थी तब उन्हें 3 ऑप्शंस दिए गए कि या तो आप पाक में शामिल हो जाएं, पाकिस्तान में, या भारत में शामिल हो जाएं, या फिर आप इंडिपेंडेंट कंट्री भी बना सकते हैं। अधिकतर रियासतें 500 से ज़्यादा गिनी जाती हैं वैसे तो रियासतें उस समय पर। अधिकतर रियासतें जो थीं वो तो भारत में शामिल हो गई, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थीं जिनके साथ प्रॉब्लम आई, जिनमें 3 जो रियासतें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण थीं, जिनमें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जम्मू कश्मीर तो आप जानते हैं आज भी टेंशन बनी हुई है पाकिस्तान के साथ। उस समय पर भी टेंशन थी, पाकिस्तान भी चाहता था कि जम्मू कश्मीर उसके साथ उसमें मिल जाए, और भारत चाहता था कि ये भारत का ही हिस्सा रहे, जैसी अभी यथास्थिति चल रही है। जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ तो देर से ही सही, लेकिन वो शामिल हो गए भारत में ही। लेकिन जो सबसे ज़्यादा किसी रियासत ने परेशान किया वो थी हैदराबाद। पहली बात तो ये कि हैदराबाद की अगर आप लोकेशन देखें, इसकी भौगोलिक स्थिति देखें, तो ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी था कि हैदराबाद किसी भी तरीके से भारत में शामिल हो, क्योंकि अगर आप लोकेशन देखेंगे तो आपको खुद ही पता लगेगा कि अगर आज के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो अगर हैदराबाद कहीं पाकिस्तान में होता तो ये, या फिर वो अलग देश होता, तो पूरे भारत में किस तरीके की स्थिति बन सकती थी। क्योंकि भारत के अंदर ही किसी एक और देश का होना और भी ज्यादा टेंशन्स को आने वाले समय में बढ़ा सकता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस चीज को जानते थे और उन्हें लगता था कि ये आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे लिए खतरा बने, या फिर इसके साथ भी टेंशन बनी रहे। तो इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश की कि हैदराबाद को किसी भी तरीके से भारत में शामिल किया जाए। अब हैदराबाद की कहानी क्या है, सबसे पहले उसको जानते हैं। असल में हैदराबाद की जो स्थापना की गई थी वो मुगलों के गवर्नर थे, जो कि मीर कमरुद्दीन खान थे, जिन्होंने 1724 में हैदराबाद की स्थापना की, और हैदराबाद की गद्दी पर निजाम उल मुल्क की पदवी के साथ वहां पर बैठे, और बैठने के साथ ही इन्होंने एक नए जो वंश था उसकी स्थापना की, जिसको आसिफ जाही कहा गया। आसिफ जाही नए वंश की इन्होंने स्थापना की और हैदराबाद पे राज करना शुरू कर दिया। टोटल मिला के 7 निजाम हुए, जो गद्दी पर बैठते तो उन्हें निजाम, जैसे कि ये भी निजामुल मुल्क की पदवी के साथ बैठे, तो जितने भी लोग वहां पर बैठे इनके वंश के, उन सभी को निजाम कहा गया। टोटल 7 निजाम 1948 तक, जब तक भारत में इसका विलय नहीं हो गया, तब तक टोटल 7 निजाम रहे जिन्होंने हैदराबाद पर अपनी हुकूमत करी। और उन्हीं में सबसे जो आखिरी निजाम थे वो थे उस्मान अली खान। उस्मान अली खान जी आखिरी निजाम थे हैदराबाद के। उसके बाद ये भारत में शामिल हो गया था, तो इसलिए कोई भी नई पदवी के साथ वहां पर नहीं बैठ सकता था। 1941 में जब जनगणना हुई थी तब इस हैदराबाद की पॉपुलेशन 1.6 करोड़ थी, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक मुस्लिम शासक 85% हिंदू जो जनता थी उस पर राज कर रहा था। मतलब ये जो 1.6 करोड़ की जो पॉपुलेशन सामने आई थी 1941 में, उनमें से 85% हिंदू थे। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि हैदराबाद में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी थे, अधिकतर बड़े ऊंचे पदों पर मुस्लिम लोगों का ही वहां पर कब्जा था। वही लोग उन पोस्टों पर थे,
जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हिंदुओं के मन में एक असुरक्षा की भावना तो थी, साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये भी था कि वो लोग चाहते थे कि हम भारत में शामिल हों, क्योंकि भारत को एक हिंदू राष्ट्र की दृष्टि से उस समय देखा जा रहा था। तो इसलिए उनका मानना था कि हैदराबाद को किसी भी तरीके से भारत में शामिल किया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ निजाम इस बात पे अड़ा था कि हम अपना एक अलग देश बनाएंगे। इसी की वजह से उसने सेना होने के बावजूद, जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन था, उसके होने के बावजूद भी उसने अपनी एक अलग ही सेना बनाई, जिसको उन्होंने रजाकार कहा। ये जो रजाकार सेना जो बनाई गई, उसमें केवल और केवल मुस्लिम जो लोग थे उन्हीं को शामिल किया गया। अब क्योंकि ये अपनी सेना बना रहे थे और दूसरी तरफ ये भी था कि जब तक कोई भी रियासत ये फैसला नहीं कर लेती कि उसे पाकिस्तान में जाना है, भारत में जाना है या अलग देश बनाना है, तब तक यथा स्थिति बनी रहेगी। मतलब जिस तरीके से अभी तक सारी चीजें चलती आ रही हैं वो सब बना रहेगा। इस ऑपरेशन के होने से पहले, ये जो ऑपरेशन पोलो शुरू हुआ, इस ऑपरेशन के होने से पहले निजाम ने हर संभव प्रयास किया कि किसी भी तरीके से वो एक नया देश बना पाए। उसने पाकिस्तान को बहुत रुपए भी दिए, उससे कहा भी कि हमारी मदद की जाए, हमें सपोर्ट किया जाए। निजाम ने कोशिश की कि कॉमनवेल्थ के अंडर में उसका देश शामिल हो, लेकिन उस समय की एटली सरकार और साथ ही साथ जो यहाँ पर गवर्नर जनरल थे उस समय पर, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने भी इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने भी एक तरीके से मना कर दिया और निजाम का साथ नहीं दिया। अब क्योंकि अभी तक हैदराबाद भारत के साथ नहीं मिला हुआ था, तो इसलिए बहुत सारे जो यथा स्थिति चल रही थी उसी समय की, वही सब अभी भी बनी हुई थी कि करेंसी और ये सारी चीज़ें भारत सरकार के हाथ में रहेंगी और जो मुद्दे हैं वो अभी भी हैदराबाद ही संभालेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यथा स्थिति तो बनाने की बात थी, जो एक पेपर साइन हुआ था उस समय पर, लेकिन निजाम पाकिस्तान से अपनी जो रजाकार जो एक सेना बनाई थी उसके लिए लगातार पाकिस्तान से मदद ले रहा था और पाकिस्तान से साथ ही साथ और देशों से भी हथियार मंगा रहा था, अपनी सेना को मुहैया करा रहा था। पाकिस्तान इसलिए चाहता था, पाकिस्तान को लग रहा था कि जब हमारे में शामिल नहीं हो सकता हैदराबाद, तो कम से कम दूसरा ही देश बने। इससे कहीं ना कहीं भारत को नुकसान होगा, क्योंकि हैदराबाद की भौगोलिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए पाकिस्तान तो ऊपर है, लेकिन हैदराबाद बिल्कुल भारत के अंडर में आता है, तो वहाँ पर एक और देश हो जाना बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती भारत के लिए। अब क्योंकि निज़ाम के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इनफैक्ट उस समय की टाइम मैगजीन ने जो सबसे अमीर लोगों की लिस्ट निकाली थी उसमें भी निज़ाम का नाम था। इसीलिए पैसे की कमी ना होने की वजह से हथियार के साथ साथ पाकिस्तान को वो जो रुपया मुहैया करा रहा था अपनी मदद के लिए, वो सब बहुत ही आसानी से होता जा रहा था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1941 में जब जनगणना हुई थी तो 85% पॉपुलेशन हिंदू लोगों की वहाँ पर थी और मुस्लिम लोग थे तो 15%, लेकिन वो 15% हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे और निज़ाम ने जो अपनी रजाकार की सेना बनाई उसने हिंदुओं पर अत्याचार करना और भी बढ़ा दिया। उन जो हिंदुओं की महिलाएं थी उनके साथ रेप हुए, लोगों को मारा गया, पीटा गया, बेघर कर दिया गया। तो इन सब टेंशन्स को देखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हैदराबाद हमारे हाथ से निकल जाए और अलग देश या फिर पाकिस्तान जिस तरीके से मदद कर रहा है कहीं पाकिस्तान में वो शामिल ना हो जाए। इसलिए सरदार पटेल जी कहीं ना कहीं चाहते थे कि एक पुलिस कार्रवाई की जाए। पुलिस कार्रवाई की बात तो 2 बार हुई, लेकिन दोनों बार विफल हो गई। उसकी वजह उस समय के सेना अध्यक्ष जो जनरल रॉबर्ट बूचर थे वो थे। उन्होंने हर बार पुलिस कार्रवाई को होने नहीं दिया
और ये जो अत्याचार हैदराबाद में चल रहे थे वो बढ़ते गए। और इसी दौरान हैदराबाद में एक ग्रुप बनाया गया जो कि नेता थे नवाब बहादुर, उनके द्वारा एक ग्रुप बनाया गया MIM। इस ग्रुप का मेन जो पर्पस था वो ये था कि किसी भी तरीके से एक नया इस्लामिक जो देश है वो बनाया जाए। नवाब बहादुर की मृत्यु हो जाने के बाद कासिम रिजवी को इसका नेता नियुक्त किया गया और कासिम रिजवी जो रजाकार सेना थी उसके भी नेता थे। तो इनका पूरा जोर था कि किसी भी तरीके से हम इस्लामिक स्टेट को बनाएं, लेकिन उधर सरदार पटेल जी चाहते थे कि किसी भी तरीके से हम कोई भी कार्रवाई करके हैदराबाद को अपने साथ मिला लें। एक बार जब निजाम की सेना ने हिंदुओं पर अत्याचार जब बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दिया और उसकी खबरें बहुत ज़्यादा आने लगी, तब सरदार पटेल को लगा कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब तो कोई ना कोई कार्रवाई करनी ही होगी। इसी वजह से 13 सितंबर को उन्होंने एक आर्मी की टुकड़ी हैदराबाद में भेज दी और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया। ऑपरेशन पोलो का नाम इसलिए बताया जाता है कि ऑपरेशन पोलो इसलिए रखा गया क्योंकि उस समय पर जो सबसे ज्यादा पोलो के जो ग्राउंड थे वो हैदराबाद में ही थे, जिनकी संख्या 17 बताई जाती है। तो इसी वजह से इस ऑपरेशन का नाम पोलो रखा गया। 13 सितंबर को ये ऑपरेशन पोलो शुरू होता है। 5 दिनों तक ये ऑपरेशन चलता है और इन 5 दिनों में जो भी रजाकारों की जो सेना थी उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाता है। साथ ही साथ जब सेना भेजी गई हैदराबाद में तो ये एक पुलिस कार्रवाई के नाम से बताई गई कि पुलिस कार्रवाई हो रही है, जिससे कि और देश इसमें इंटरफेयर ना करें, क्योंकि नया नया देश बना था। तो उस समय पर कोई भी कार्रवाई अगर सामने आती तो इंटरनेशनली भारत पर प्रेशर बनाया जाता कि ये किस तरीके की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो इसलिए इसको पुलिस कार्रवाई का नाम दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे देशों ने इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान इस बात से बौखलाया हुआ था कि आखिर हैदराबाद पर भारत ने कार्रवाई कर कैसे दी। इसी वजह से जो पाकिस्तान के जो लीडर्स थे उन्होंने भारत पर हमला करने का विचार किया और इस बात पे राजी होने लगे कि क्यों ना दिल्ली पर बम गिरा दिया जाए। लेकिन वहीं पर उसी बैठक में वहां पर उनके कैप्टन थे, जो ग्रुप कैप्टन एल्बर्टी, उन्होंने इस ऑपरेशन को करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो बम गिराने के हथियार हैं वो केवल 4 ही हैं, जिनमें से 2 सही तरीके से काम नहीं करते हैं। अगर सही दृष्टि से देखा जाए तो केवल एक ही है जो दिल्ली पर बम गिरा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि अगर उसने दिल्ली पर बम गिराया तो वो वापस नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में टेंशन्स जो हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसी वजह से पाकिस्तान ने ये जो ऑपरेशन करने का सोचा कि दिल्ली पर बम गिरा दें, वो नहीं हो पाया। भारत अपनी कार्रवाई कर चुका था और इन 5 दिनों में रजाकार की जो सेना थी उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। कासिम रिजवी जो कि रजाकारों के और MIM के जो नेता थे उन्हें जेल भेज दिया गया और साथ ही साथ MIM के जो और भी जो नेता लोग थे उन सभी को पाकिस्तान भेज दिया गया। कुछ समय बाद जब कासिम रिजवी बाहर आए तो उन्हें भारत सरकार की तरफ से 2 दिन का समय दिया गया कि वो 2 दिन के अंदर अंदर अपना बोरिया बिस्तरा बांधें और पाकिस्तान की तरफ निकल गए। कासिम रिजवी जो कि MIM के नेता थे, जब बाहर आए जेल से तो उनके साथ बैठक हुई लोगों के साथ और विचार विमर्श होने लगा कि आखिर इसकी कमान अब किसको दी जाए। तब उस बैठक में एक शख्स थे, एक वकील थे, अब्दुल वाहिद ओवैसी। इन्होंने इस संगठन की कमान संभाली और कमान संभालते ही इन्होंने इस संगठन का नाम बदलकर AIMIM रख दिया गया, जिसका मतलब ऑल इंडिया मजलिस
इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये वही पार्टी है जो कि आज ओवैसी ब्रदर्स, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, जो कि हैदराबाद से सांसद भी चुने जाते हैं, वो और उनके भाई इस पार्टी को चला रहे हैं। इस पूरे ऑपरेशन में एक ऑफिशियल आंकड़ा सामने आया जिसमें बताया गया कि 1373 रजाकार मारे गए, 807 जो हैदराबाद स्टेट की जो जवान थे वो मारे गए, 66 भारतीय सेना के जवान मारे गए और 96 जो जवान थे हमारे भारतीय सेना के वो घायल हो गए। पाकिस्तान ने इस कार्रवाई, इस ऑपरेशन के हो जाने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही। वो फिर भी चाहता था कि भारत पर किसी ना किसी तरीके से अंकुश लगे और ये जो कार्रवाई जो भारत ने की है वो गलत है और इसका जो जवाब है, ये जवाबदेही जो बनती है वो भारत की बनती है कि आखिर उसने इस तरीके की कार्रवाई किसी एक स्टेट पर कैसे कर दी। लेकिन जब तक जो यूनाइटेड नेशन में जब इन्होंने अपनी बात उठाई थी, जब तक यूएन में इस बात को जो डेट फिक्स की गई, उस दिन जब तक ये सामने पर चर्चा होती, उससे कुछ दिन पहले ही, 1 या 2 दिन पहले ही जो वहां के निजाम थे उन्होंने भारत में विलय होने पर जो संधि थी उस पर हस्ताक्षर कर दिए और ऑफिशियली हैदराबाद भारत के अंडर में आ गया। पाकिस्तान तो इस ऑपरेशन पर जो आक्षेप लगा रहा था या जो भी बातें बता रहा था वो तो थी, साथ ही साथ हमारे देश में भी बहुत सारी आक्षेप लगे कि इस ऑपरेशन में बहुत सारे लोगों के साथ अत्याचार किया गया सेना के द्वारा पुलिस कार्रवाई के नाम पर, और इसी की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, सुंदरलाल कमेटी। सुंदरलाल कमेटी जो बनाई गई, इसकी जो रिपोर्ट तैयार की गई वो 2013 तक कभी भी सामने, मतलब लोगों के सामने नहीं लाई गई, प्रकाशित नहीं की गई। लेकिन 2013 में, 2014 में आपको पता है कि इलेक्शन हुए थे और 2014 से पहले ही 2013 में कोर्ट के ऑर्डर पर इस रिपोर्ट को इशू किया गया। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी ऑपरेशन पोलो के बारे में कि आखिर भारत ने किस तरीके से हैदराबाद को शामिल किया, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से हैदराबाद जो था वो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसका भारत में शामिल होना बहुत ज़रूरी था। इसी वजह से ये ऑपरेशन किया गया। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इस ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से दे पाया हूँ और साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी हमारे जो इतिहास में जो ऑपरेशन हुए हैं उन्हें जान सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।